वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग्स पर शेयर में बेसिक ईपीएस के टॉपिक के अंदर बोनस इशू को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब हम शुरू में तो हम इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें बोनस फ्रैक्शन को कम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फिर ये कि कंपैरेटिव ईपीएस को कैसे रीस्टेट करना है, और उसके साथ फिर हम दो एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो ये हमारी इस वीडियो के 4 पॉइंट्स होंगे मेनली। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। बोनस इशू ऑफ शेयर्स को स्क्रिप इशू भी कहते हैं और कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं, क्योंकि जब बोनस इशू किया जाता है तो किसी रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कैपिटल बना दिया जाता है। तो इसको अक्सर कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं और स्क्रिप इशू भी कहते हैं। और ये इशू ऑफ न्यू शेयर्स है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को मजीद शेयर दिए जाते हैं उनकी शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में। यानी कोई अगर ऑलरेडी 20% शेयर होल्ड करता है शेयर होल्डर, तो जो न्यू शेयर इशू होंगे, बोनस इशू होगा, उसको उन बोनस इशू के शेयर का भी 20% शेयर मिलेंगे, और ये मिलेंगे फॉर नो कंसिडरेशन। यानी उस शेयर होल्डर को मजीद शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कोई पैसे नहीं देने होंगे। तो फिर बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? जब कैश नहीं आएगा तो शेयर कैपिटल कैसे बढ़ेगा? तो न्यू शेयर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं इक्विटी रिजर्व को कन्वर्ट करने से। यानी हमारी एंट्री होती है कि शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग को हम डेबिट कर देते हैं और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो एक तरह से शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग कम हो जाते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं कम होकर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस तरीके से बोनस इशू में कंपनी के पास कोई कैश रेज नहीं होता, कंपनी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं बढ़ते जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स को कोई बूस्ट मिले। यानी बोनस इशू करने से कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं आते जिससे वो एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सके। इसलिए बोनस इशू को ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे वो ऑलवेज इन इशू हो। ऑलवेज इन इशू यानी कि जैसे ये शेयर हमेशा से इशू हुए हुए थे, हालांकि इशू तो अब हुए हैं, लेकिन ट्रीट ऐसे करना है कि जैसे ये शेयर हमेशा से इशू हुए हुए थे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल सिंपल लेवल पर है वो तो ये है कि जितने बोनस शेयर इशू हुए हैं उनको आप अपनी कैलकुलेशन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंपैरेटिव पीरियड कंसीडर कर लें कि जी लास्ट ईयर के स्टार्ट से वो इशू हुए हुए थे, जस्ट ये एज्यूम कर लें। तो ये काम तो हो जाता है जब खाली बोनस इशू का क्वेश्चन करना हो। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिन्हें जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पर बोनस इशू होगा, फुल मार्केट प्राइस पर भी इशू होगा, और कुछ राइट इशू भी होंगे, कुछ शेयर स्प्लिट वगैरह हो सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो जब बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं तो वहां पर खाली बोनस का इम्पैक्ट सही तरीके से लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता। उसके लिए फिर जो तरीकेकार IS 33 ने डिफाइन किया हुआ है उसे हम कहते हैं बोनस इशू फ्रैक्शन या बोनस फ्रैक्शन। तो बोनस फ्रैक्शन फिर हम अप्लाई करते हैं। बोनस फ्रैक्शन बहुत सिंपल सी एक फ्रैक्शन है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट अचीव कर लेती है, और ये हम जो आज एग्जांपल्स करेंगे उसके अंदर ये देखेंगे भी सही कि बोनस फ्रैक्शन के थ्रू भी वही इफेक्ट आता है जैसे शेयर हमेशा इन इशू में। तो बोनस फ्रैक्शन बेसिकली है नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर द बोनस इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर द बोनस इशू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 1 for 4 बोनस इशू करती है, 1 for 4 का मतलब है कि एक शेयर नया इशू किया जाएगा उस शेयर होल्डर को जिसके पास ऑलरेडी 4 शेयर हैं। तो जिसके पास ऑलरेडी 4 शेयर हैं उसको एक शेयर और दे दिया जाएगा। तो बोनस फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 5/4, क्योंकि बोनस इशू से पहले जो शेयर थे वो 4 थे और बोनस इशू के बाद जो शेयर हैं वो हो जाएंगे 5। अब कॉन्सेप्ट ये है कि बोनस इशू की वजह से रिसोर्सेज में तो चेंज नहीं आता, लेकिन हमारा ये जो अर्निंग पर शेयर है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हम उसे लेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक शो करते हैं। तो अब कंपेरेबिलिटी का एक इशू हो जाता है कि हमने करंट ईयर को तो लेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से शो कर दिया,
लेकिन हमने लास्ट ईयर की जो ईपीएस है वो तो पुराने नंबर ऑफ शेयर्स पर शो हो रही है। और एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो रिसोर्सेज तो लास्ट ईयर भी उतने ही थे और इस ईयर भी उतने ही है, बोनस इशू की वजह से कोई रिसोर्सेज में तो चेंज नहीं आया। तो अगर करंट ईयर की जो ईपीएस है उसको हमने लेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अपडेट कर दिया है, तो हमें लास्ट ईयर की जो कंपैरेटिव ईपीएस है उसको भी सेम बेसिस पर अपडेट करना चाहिए और उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, यानी जो हमने लास्ट ईयर ईपीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये दो तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं। एक तरीकेकार ये है कि लास्ट ईयर की जब दोबारा ईपीएस कैलकुलेट करने लगें तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें बोनस इशू फ्रैक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर के शेयर्स जो थे वो थे 100, तो आप 100 इंटू 5/4 कर देंगे बोनस फ्रैक्शन से, तो आपके पास वो वैल्यू बढ़कर आ जाएगी 125 आ जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है, और फिर अर्निंग जो है उसको न्यूमरेटर लेकर डिवाइड करेंगे तो ईपीएस रिवाइज रीस्टेटेड कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जो लास्ट ईयर की आपके पास कंपैरेटिव ईपीएस ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अब रिवर्स बोनस इशू फ्रैक्शन से करें। रिवर्स बोनस इशू फ्रैक्शन क्या होगा कि बोनस फ्रैक्शन अगर 5/4 है तो रिवर्स बोनस फ्रैक्शन क्या है 4/5। तो ये उस क्योंकि जब आप नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं तो वो डिनोमिनेटर में होते हैं, जब आप ईपीएस की बात करते हैं तो वो न्यूमरेटर है, इसलिए जो फ्रैक्शन है वो जाके रिवर्स हो जाएगी जब उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं एग्जांपल्स पर, ताकि इनकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट हो। एग्जाम्पल 1 है कि पिंक लिमिटेड हैज अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2004 इट हैज 4 मिलियन शेयर इन इशू। तो ये शेयर इन इशू हैं। ऑन 1 जुलाई 2005 इट मेड अ 1 for 4 बोनस इशू। देयर वर नो शेयर इशूज और अदर चेंजेस इन ईयर 2004 में कोई चेंज नहीं था। 5 में जुलाई में मिड ऑफ द ईयर आकर 1 for 4 का बोनस इशू हुआ है। और बेसिक ईपीएस जो लास्ट ईयर रिपोर्ट की गई थी वो 20 मिलियन की अर्निंग और 4 मिलियन शेयर्स की बेस पर ₹5 की गई थी। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर 2005 इज 24 मिलियन। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है और कंपैरेटिव भी कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर का 2004 के लिए। तो हम जब इसका आंसर बनाएंगे तो बेसिक ईपीएस जब 2005 की कैलकुलेट करनी है तो उसमें हमारे पास अर्निंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 24 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नंबर ऑफ शेयर्स का। तो नंबर ऑफ शेयर्स में हम देख रहे हैं कि पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि बोनस इशू फ्रैक्शन क्या है। तो 1 for 4 बोनस इशू हुआ है, इसका मतलब है कि अगर पहले 4 शेयर थे तो एक शेयर उनको और इशू होगा, तो 4 + 1 5 हो जाएंगे। अब अगर हम अपने शेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1 जनवरी से 30 जून तक हमारे पास जो शेयर थे वो हैं 4 मिलियन के। दिस अमाउंट 6 मंथ हमारी यही सिचुएशन रही, क्योंकि जो चेंज आया वो 1 जुलाई को आया। और उसके बाद 1 मिलियन शेयर और इशू हुए, क्योंकि 1 for 4 का मतलब है कि 1 मिलियन फॉर 4 मिलियन, यानी जिस 4 मिलियन शेयर के अगेंस्ट कितने शेयर इशू होंगे 1 मिलियन। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये 1 मिलियन शेयर आ गए हमारे पास, और फिर टोटल शेयर हो गए हमारे पास 5 मिलियन, जो कि जुलाई से दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रहे नेक्स्ट 6 मंथ। अब जब आप मुकम्मल शेयर ले चुके होते हैं तो उसके साथ बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होती, यानी इशू के बाद वाले टाइम के साथ बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होती। बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती है इशू से पहले के टाइम के साथ, क्योंकि उनको हमने बढ़ाना होता है। यहां से तो ऑनवर्ड पहले ही फुल शेयर हैं, मैक्सिमम शेयर हैं। तो ये 5/4 जो बोनस फ्रैक्शन हमने ली थी इसको यूज करेंगे। 4 मिलियन फॉर 6 मंथ, बोनस फ्रैक्शन 5/4, तो उसका 2.5 मिलियन वेटेड एवरेज नंबर आ जाएगा। और अब जो मैक्सिमम शेयर इशू हो चुके हैं 5 मिलियन, तो उसके जब हम 6 मंथ की एवरेज लेंगे तो वो 2.5 मिलियन है। टोटल करेंगे 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, और इसको हम यूज कर लेंगे अपनी बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर के तौर पर, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 4.8 पर शेयर। अच्छा, अब यहाँ पर यह नोटिस करें कि हमने एक लॉन्ग कैलकुलेशन फॉलो की है।
हम इसके बजाय एक सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते थे, और वो सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि हम ये अज्यूम करते कि ये जो 1 मिलियन शेयर्स हैं ये हमेशा से इन इशू थे। तो फिर वही होता कि हम कहते 4 मिलियन प्लस 1 मिलियन, ये 5 मिलियन शेयर्स बनते हैं, और ये हमेशा से इन इशू थे, तो इनको कंबाइन करें 5 मिलियन बन गया, तो हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन बोनस इशू की फ्रैक्शन वहां पर जाकर रेलिवेंट हो जाती है जब हमें ऐसे सिनेरियोज डील करने पड़ेंगे जहां पर बोनस इशू के साथ राइट इशू भी होगा और मल्टीपल इश्यूज होंगे, फेयर मार्केट प्राइस पर भी इशू वगैरह होगा। तो फिर हमें जो बोनस इशू है उसको मजीद जो है फ्रैक्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने शुरू से ही जो एग्जांपल्स की हैं वो बोनस फ्रैक्शन के साथ ही कर रहे हैं। आल्दो के शॉर्टकट भी यूज किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्टकट यूज हो सकता है जहां पर आप कहते हो कि जो मजीद कोई इशू नहीं है और एक जो बोनस इशू है सिर्फ हमने उनको कंसीडर करना है, जस्ट बोनस इशूज को, तो फिर तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि आप जस्ट ये समझ लें कि वो शेयर हमेशा से इशू है और उनको इंक्लूड कर लें। तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि करंट ईयर की ईपीएस कैलकुलेट करनी है। बेसिक ईपीएस वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब लास्ट ईयर की ईपीएस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लास्ट ईयर की अर्निंग्स को फोकस करें, दैट इज 20 मिलियन। तो रीस्टेट करना है हमने, लास्ट ईयर की अर्निंग हमने 20 मिलियन ले ली। अब जो लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं वो लास्ट ईयर शेयर्स तो 4 मिलियन है, तो इनको भी कंपैरेटिव को भी रीस्टेट करना होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बोनस फ्रैक्शन से। 4 मिलियन डिवाइड बाय 5/4, तो हमारे पास लास्ट ईयर की ईपीएस आ जाएगी जो कि पहले रिपोर्ट हुई थी ₹5। अब वो रिपोर्ट होगी ₹4 पर शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए लास्ट ईयर के भी कंपैरेटिव के हिसाब से। अच्छा, यही जो बेसिक ईपीएस हमने ₹4 पर शेयर कैलकुलेट किया है, इसे एक शॉर्टकट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तरीकेकार बेसिकली ये है कि आप लास्ट ईयर की ईपीएस ले लें ₹5 पर शेयर, और उसको बोनस फ्रैक्शन से नहीं, बोनस फ्रैक्शन के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। यानी बोनस फ्रैक्शन 5/4 है, आप 4/5 से उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा ₹4 पर शेयर। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स होती हैं और नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो गिवन नहीं होते, सिर्फ लास्ट ईयर की ईपीएस गिवन होती है, तो हमें सिर्फ ये सेकंड मेथड ही पॉसिबल होता है कि हम अप्लाई कर सकें। इसलिए दोनों मेथड्स के अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। Red Limited has a 31st December financial year end and had 2 million ordinary shares in issue on 1st January 2002। 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू थे। 31 मार्च 2002 को उन्होंने 500,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए एट फुल मार्केट प्राइस। अब फुल मार्केट प्राइस को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, और फुल मार्केट प्राइस में बेसिकली क्या होता है कि आप शेयर्स को नॉर्मल वेटेड एवरेज के तौर पर लेते हैं। और फिर उन्होंने 1 जुलाई को 1/2 का बोनस इशू भी किया, और ये बताया हुआ है कि ईयर 2001 में ईपीएस कैलकुलेट हुई थी 30 पर शेयर, और ईयर 2002 में टोटल अर्निंग्स जो थी वो 85.5 मिलियन की रही हैं, जो करंट ईयर है। यानी लास्ट ईयर की ईपीएस दे दी, करंट ईयर की अर्निंग दे दी, और रिक्वायरमेंट ये है कि करंट ईयर की ईपीएस कैलकुलेट करनी है और कंपैरेटिव फिगर भी बतानी है लास्ट ईयर के परस्पेक्टिव से। तो जब हम आंसर बनाएंगे तो हम बेसिक ईपीएस करंट ईयर की रिफ्लेक्ट करने के लिए अगर देखें तो अर्निंग्स तो हमें गिवन है। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या चाहिए हमें? बोनस फ्रैक्शन। तो बोनस फ्रैक्शन किस तरह कैलकुलेट होगी? 1/2 का बोनस इशू हुआ है। 1/2 का मतलब ये हुआ कि हर वो पर्सन जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर और मिलेगा। तो बोनस फ्रैक्शन बन जाएगी 3/2, क्योंकि जिसके पास 2 शेयर थे उसको 1 और मिलेगा, तो 3 हो जाएंगे। 3/2 शेयर आफ्टर इशू डिवाइड बाय शेयर्स बिफोर इशू। तो बोनस फ्रैक्शन आ गई। अब हम अपने शेयर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जी जो सिचुएशन है, 1 जनवरी को तो शेयर्स 2 मिलियन के थे और ये 31 मार्च तक यही रहे। उसके बाद फुल प्राइस इशू हो गया 31 मार्च को, जिसमें 500,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू हुए, और नंबर ऑफ शेयर हो गए जो कि फिर 1 जुलाई से पहले पहले यानी 30 जून तक रहेंगे। दैट वुड बी 2.5 मिलियन। फिर बोनस इशू हो रहा है जो 1 जुलाई को, उसमें
1 for 2 है तो 2.5 मिलियन के अगेंस्ट 1 for 2 का मतलब हो गया 1250,000, यानी हर 2 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर मजीद इशू होगा। तो ये अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यही सिचुएशन रही, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 3250,000 हो गए। अब टाइम फैक्टर देखें तो जनवरी से जो मार्च है वो 3 मंथ का फैक्टर है, उसके बाद अप्रैल से 30 जून तक ये भी 3 मंथ का टाइम बनता है, और जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ का टाइम बनता है। अब बोनस फ्रैक्शन की बात करें तो देखें बोनस इशू हो रहा है इस पॉइंट पर, तो फ्रैक्शन इससे पहले वाले पॉइंट पर अप्लाई होनी है, इससे पहले आगे के पॉइंट पर अप्लाई नहीं होनी। उसकी वजह यह है कि आगे तो वैसे ही हमने इन बोनस शेयर्स को ले लिया है, तो हमें पिछले वाले शेयर्स को बढ़ाना है, आगे वाले शेयर्स को नहीं बढ़ाना। तो बोनस फ्रैक्शन हमारी है 3/2, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे बोनस इशू से पहले वाले जो वेटेज है उसके साथ। हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर पहला आ जाएगा 750,000, 937,500 और 1875,000, टोटल करेंगे तो 3562,500। अब जब हमारे पास ये फिगर आ जाती है तो इसको हम यूज कर लेंगे अपनी ईपीएस में, और हमारी ईपीएस आ गई ₹24 पर शेयर। अब हमें लास्ट ईयर की कंपैरेटिव ईपीएस भी चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फिगर देनी है। तो हमें लास्ट ईयर की अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, लेकिन ईपीएस पता है। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन 3/2 है, तो रिवर्स बोनस फ्रैक्शन होगी 2/3, और इससे हमारे पास ईपीएस जो है रीस्टेट होकर आ जाएगी कि पहले 30 की प्रेजेंट हो रही थी, लेकिन अब बोनस फ्रैक्शन के इम्पैक्ट की वजह से आ जाएगी ₹20 पर शेयर। तो ये इसका जो है इम्पैक्ट है, और ये हमारी एग्जांपल्स थी और बोनस इशू के एलिमेंट्स थे। सिमिलर पर्सपेक्टिव जो बोनस इशू का है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे 2 और वीडियोस आएंगी, एक स्प्लिट शेयर्स पर और एक शेयर कंसोलिडेशन पर। उसके अंदर भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो बोनस इशू में कैलकुलेट होता है, क्योंकि बोनस इशू के अंदर भी रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ रहा होता, और शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन के अंदर भी नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ रहा होता है, लेकिन रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ रहा होता। तो इनकी ट्रीटमेंट एक जैसी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।